अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सीज 502 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इस वीडियो में हम जो है ना सीज 502 के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 हर चैप्टर के MCQs, उसके शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपने पूरी वॉच कर ली तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, शॉर्ट लॉन्ग MCQs एवरीथिंग। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल पे भी न्यू आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो चैप्टर नंबर 7 ग्रेडी एल्गोरिथम। MCQ नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मेन गोल क्या होता है ऑप्टिमाइजेशन करना प्रॉब्लम को, मतलब कि क्या करना है, उसकी हमने फाइंड करना, बेस्ट सोल्यूशन उसका हमने फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में सिर्फ कोई भी सोल्यूशन, बल्कि उसको एक अच्छा सोल्यूशन तलाश करना, इसको हम कहते हैं। ठीक है, मेन गोल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एट ईच फेज ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम व्हाट डज इट चूज। तो इसमें जो हमारे पास है वो है द बेस्ट चॉइस ऑफ अवेलेबल एट द मोमेंट। ठीक है, हर फेज का ग्रीडी एल्गोरिथम क्या हम उसे चूज करते हैं, मतलब कोई भी ग्रीडी एल्गोरिथम उसमें हम क्या चूज करते हैं, द बेस्ट चॉइस अवेलेबल एट द मोमेंट। A local optimum at every step is hoped to produce a ग्लोबल ऑप्टिमम। ग्लोबल ऑप्टिमम मतलब कि एक लोकल ऑप्टिमम हर स्टेप पर प्रोड्यूस करता है ग्लोबल ऑप्टिमम। ग्लोबल अप्रोच मतलब इसका ये मकसद होता है कि ये लोकल बेस्ट चॉइस बताए और आखिर में ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन हासिल हो जाए हमें। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो है ग्लोबल ऑप्टिमम is the correct answer. When a greedy approach gives a good but not allow optimal solution is called a, इसमें जो हमारे पास बेस्ट आंसर वो है ग्रीडी हेरिस्टिक और अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि जब ग्रीडी अप्रोच हमें देता है एक गुड बट हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीडी हेरिस्टिक अप्रोक्सीमेशन। मतलब कि अगर ग्रीडी प्रोड्यूस गुड सॉल्यूशन बट कैन नॉट गारंटी द बेस्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ग्रीडी हेरिस्टिक। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है, मैं आपको बताता हूँ कि 4 किस्म के सॉल्यूशन होते हैं। इसमें हमसे ये पूछा जाता है कि शायद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको अच्छे से बताता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है 4 कौन कौन सी है। इन अ ग्रीडी मनी काउंटिंग एल्गोरिथम विच डिनोमिनेशन इज सिलेक्टेड फर्स्ट। मतलब ग्रीडी मनी, अगर हम मनी काउंट करते हैं एल्गोरिथम, तो इनमें कौन सा फर्स्ट होगा, तो वो है लार्जेस्ट डिनोमिनेशन दैट डज नॉट ओवरशूट। मतलब कि मनी काउंटिंग वो सबसे बड़े में पहले कॉइन या नोट जो भी रिमेनिंग अमाउंट हो ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब कि ग्रीडी एल्गोरिथम में हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारे पास 87 रुपीज़ है तो हम कोशिश करें कि हम उसको शॉर्ट से शॉर्ट करके 87 तक पहुँचें। जैसे 50 + 20 + 10 + 7, मतलब इस तरह शॉर्ट से शॉर्ट 10 रुपये 50 रुपये इस तरह करके हम 87 मतलब 87 रुपये तक जाएँ। इन द fictional current with a coin 1, 7 और 10 greedy counting is 15 भी ध्यान देता है 6 कॉइन क्या देता है हमें
6 कॉइन देता है हमें, मतलब इनकी हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। मतलब 10 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 और ये 6 कॉइन हमें देता है और 15 हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी जो मैंने कहा था ऊपर वाले MCQ में। व्हाट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर 15 crowns यूजिंग कॉइन 1 7 and 10? तो इसमें हमारे पास जो है वो बताया जाएगा 7 + 7 + 1 मतलब कि 15 crowns। ठीक है, हमने किसी भी तरह शॉर्ट से शॉर्ट करके हमने वो कंप्लीट करना, जैसे पीछे वाले ने बताया। इसका नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रीडी अप्रोच फॉर कॉइन चेंज वर्क्स ऑप्टिमल व्हेन कॉइन आर। मतलब ग्रीडी अप्रोच में हम कॉइन को चेंज तो करते हैं, ये हमारे पास वर्क ऑप्टिमल कौन सा कॉइन कहलाता है? तो ये हमारे पास कहलाता है ऑल पावर्स आर फिक्स डिनोमिनेशन। हर कॉइन मतलब ऑल उसकी पावर्स फिक्स होती है डिनोमिनेशन। What is the complexity of a non-optimal greedy coin change algorithm according to the handout? मतलब कि complexity non-optimal greedy coin change करता है algorithm according to the handout। तो ये हमारे पास होता है ओके जो प्रोवाइड मटेरियल के मुताबिक ग्रेडी कोइन चेंज एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी ओके है। क्या है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग कोइन चेंज एल्गोरिथम। तो अगर कोई कम्प्लेक्सिटी डायनामिक प्रोग्रामिंग चेंज करता है कोइन को तो वो हमारे पास ओ एन। ठीक है, और अगर कोई कोइन चेंज करता है तो वो है ओके। Huffman encoding is mainly used to encode data efficiently. Human encoding mainly यूज किया जाता है, encode किया जाता है डाटा को efficiently। ठीक है, Huffman encoded डाटा को efficiently encoded ज़्यादातर आमतौर पर और करता है फ्रीक्वेंट कैरेक्टर को शॉर्टर कोर्स बना देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी बाइट्स आर यूज्ड फॉर कैरेक्टर इन स्टैंडर्ड ASCII एंड अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट। तो ये हमारे पास है 8 बाइट्स, मतलब 8 बाइट्स हम यूज़ करते हैं एक कोडिंग को एनकोड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज हुफमैन एंड कोडिंग यूज टू डिटरमाइन कैरेक्टर इम्पोर्टेंस। तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ना आई थिंक ओपन करना ही पड़ेगा। काफ़ी एमसीक्यूज है जो बार बार उसमें से आ रहे हैं और मैं समझा नहीं पा रहा सही से आपको। हुफमैन का ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी के एक अगर हम ये हमारे पास है कैरेक्टर्स, ये हम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी, अब इसके अंदर ए के वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम, तो वो यहाँ पे लिख लिया। बी यहाँ पे कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है, एक दफ़ा, एक लिख लिया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ लग गई होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन हुफमैन एनकोडिंग विद टू नोड्स आर कंबाइंड फर्स्ट, दो नोड्स को कंबाइन फर्स्ट करते हैं तो टू नोड्स इज स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। विच डाटा स्ट्रक्चर इज स्लैश फॉर एफिशिएंटली फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी इन हुफमैन एनकोडिंग। तो ये हमारे पास होता है हीप बेस्ड प्रायोरिटी क्वेरी, हीप बेस्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी हमने मतलब वो यहाँ से इसको शुरू कर लिया और ये सारा हमने किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ हुफमैन कोड वर्ड्स हैव। ये हमारे पास है नो कोड वर्ड इन अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर, मतलब हुफमैन में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी यानी कोई भी कोड वर्ड दूसरे कोड वर्ड से नहीं होता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता, पहले से हम बता नहीं सकते। फॉर द स्ट्रिंग ABCDEF, ये जैसे मैंने आपको बताया, हाउ मैनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड यूजिंग 8 बाइट्स है, तो ये हमारे पास है 80 बाइट्स, ठीक है। तो ये टोटल क्या कैरेक्टर होते हैं 8 बाइट्स मल्टीप्लाई 80 बाइट्स, जैसे अभी अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें ये वाला। उसके नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द सेम स्ट्रिंग ऑफ द हुफमैन एनकोडिंग शो द हैंडआउट्स रिक्वायर, तो ये हमारे पास है 70 बाइट्स, कितने 70 बाइट्स, और 80 बाइट्स हम उसमें ASCII में यूज़ करते हैं। इसके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मेन ग्रीडी चॉइस इन एक्टिविटी सिलेक्शन। तो मेन जो होती है वो होती है सिलेक्ट द एक्टिविटी विद अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। उसके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट, तो ये हमारे पास है ON log n। उसके बाद हम इस चैप्टर को शॉर्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है। Greedy algorithm is algorithm work phase. At each phase, it selects the best choice of available of the moment without consider the future consequence. It hope that these local optimal solution, मतलब कि हमने सबसे जो बेस्ट होगा ना, बेस्ट चॉइस आइडिया होगा वो हमने सेलेक्ट करना है। The algorithm does not explain all the possible future choice. हमने कोई ऐसा नहीं देखना जिसमें मतलब कि फ्यूचर में ऑल पॉसिबल डिवाइस हो, ठीक है। इट मेक्स लोकली बेस्ट डिसीजन, और ये हमारे लिए बेस्ट डिसीजन हो बस। हम हमारे पास एग्जांपल भी है कि अगर हमारे पास $39 या $25 अमाउंट है तो उनमें हम कॉइन अवेलेबल करके ग्रीडी को पहले कॉइन बना लेंगे, ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा। व्हाट डज द ग्रीडी अप्रोच फेल फॉर सम कॉइन चेंज प्रॉब्लम। greedy can fail because क्योंकि the locally best choice is prevent globally optimal solution. For example 1 7 और 10 देख बनाते हैं 15 कोइन। इसी तरह अगर हम 7 + 7 + 1 करें तो ये भी हमारे पास 15 कोइन बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि 15 और 6 कोइन हो गए,
और 10 हमारे पास था, तो ये 15 कोइन हो गए। इसी तरह 7 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी 15 कोइन हो गए, ठीक है, 15 हो गए। What is the Huffman encoding? Huffman encoding हमारे पास कहते हैं, Huffman encoding is a greedy algorithm. greedy algorithm, ये भी greedy algorithm होते हैं। इसके यूज किया जाता है efficient encode data, encode data को efficient करने के लिए। It determine the frequency of the characters and repeatedly combines the two character nodes having smallest frequency conceived binary tree। मतलब कि हमारे पास ये Huffman है, ठीक है, ये हमने एनकोड करना है। A0 है, C हमारे पास 10 है, B हमारे पास 110 है, D हमारे पास 11 है, ठीक है। तो इस तरह हम मतलब इसको ASCII में मैसेज में लिखें, जैसे ये अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देखें, इसको बाद में हमने इसमें लिखना होता है कोड वर्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम। The selection problem, the activity selection problem is the selected maximum size set of mutually non-interfering activity that use single resource। मतलब कि the activity problem जो होती है, activity selection problem जो होती है, इसमें हम select करते हैं maximum size of set को और mutually non-interfacing activity that use single resource। उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम। इन अ फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम आइटम्स वैल्यू एंड वेट, items have value and weight and fraction of items can be taken. The object of maximize total value without exceed the knapsack weight capacity. Each item ranked according to the Pi is equal to Vi over Wi. The item are sorted decrease order of this ratio. We take highest value of density items first. जैसे एग्जांपल सपोज करें हमारे पास कोई भी आइटम है, उसकी वैल्यू है $100, वेट है 20, देन पी हमारे पास उसका आ गया 100 और डिवाइड वेट इज इक्वल टू 5, टोटल हमारे पास आ गया 5। तो ये हमारे पास है फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है हुफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल। हुफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम, जैसे मैंने आपको बताया, एनकोड किया जाता है डाटा और अनलाइक फिक्स लेंथ codes such as 8 bytes ASCII, Huffman encoding uses variables length codes। जैसे यहाँ पे है फाइन कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास है ABC, ये हमारे पास है। अब हमने इनकी पहले फ्रीक्वेंसी बतानी है, फिर ये बताना है इनके, ठीक है। अब ABCD है, तो इसके अंदर सिर्फ ABCD ही कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं। अब हमने ये बताना है इसके अंदर A कितनी दफ़ा यूज़ किया जाएगा, B, C और D। A 5 टाइम यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी में लिख दें, B 1 टाइम, C 3 टाइम, D 1 टाइम। अब हमने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, हमें बताना है 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.5। आगे प्रोबेबिलिटी आपके सामने, C वाली करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 10, जितनी ये है ना सारी इसके साथ डिवाइड करना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके साथ डिवाइड करना है। उसके बाद हमने क्या करना था, 3 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.3। आगे नज़र, इसी तरह हमने कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी और उसकी प्रोबेबिलिटी को बताना है। इसी तरह हमने एक बाइनरी ट्री भी बनाना है, जिसमें हमने ये देखना है बी एक दफ़ा है, डी भी एक दफ़ा है, तो हमने बी डी लिख लिया। फिर हमारे पास सी है उससे बड़ा, फिर हमने ऊपर सी लिख लिया, फिर ऊपर ए लिख लिया, ए बी सी डी, ठीक है, ये बना लिया और साथ साथ एक हमने एक खाली। अब हमने इनको नाम देना 0 1 0 1 0 1। जो ए था ये तो 0 है और सी में हमारे पास ये वाला 1 आ गया और ये 0। फिर हमारे पास बी में 1 1 0 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है।
इस तरह हमारा ये भी बन गया और ये सारा कुछ भी बन गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको हुफमैन की एनकोडिंग की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी और उसके बाद हैंडआउट्स गिवन हमें BT इज इक्वल टू n सिग्मा PX और TX। ठीक है, फिर हमने ये वाला फाइंड करना है, ये सारी वैल्यूज के अंदर पुट करनी है और ये हमारे पास 1.7 n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको ये बताता हूँ। ये वाला फार्मूला है BT NX PX और DTX। ठीक है, तो अब ये जो इनकी वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। जैसे हमारे पास 0.5 आई थी मल्टीप्लाई बाय 1 और 0.1 आई थी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 और 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 0.1 और 3। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन प्रॉब्लम है, ग्रीडी एल्गोरिथम की एग्जांपल आ जाती है। द एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इज अ शेड्यूल प्रॉब्लम। इस सेट एक्टिविटी से हम एक्टिविटी के मुताबिक इसको सेट करते हैं। ईच एक्टिविटी है स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम, और स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम भी हम इसका बताते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्शन सिलेक्शन मैक्सिमम साइज सेट म्यूचुअली नॉन इंटरफेसिंग एक्टिविटी। Greedy strategy. The correct greedy strategy is always select activity. Algorithm step 1, sort all activity according to their finish time. Step 2, select the first activity. Step 3 में हमने बताना है कि look at the remaining activity. Step 4 में बताना है select activity of start time और finish time previous selecting activity। ठीक है, देखें शॉर्ट फिर बताया, फिर हमने उसके ये बताया कि 1 है, फिर हमने प्रीवियस उसकी 1 बताया, फिर हमने जो उसके नेक्स्ट n बता दिया। ठीक है, एक्टिविटी सारी हो गई। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। जी ए ग्राफ G, V और E कंसिस्ट ऑफ। V और E हमारे पास होता है वर्टेक्स और एजिस। तो a finite सेट ऑफ vertex and edges, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इन अ ग्रेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ एजेस कमिंग इन टू अ वर्टेक्स इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास है B इन डिग्री। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टेक्सेस, मतलब अनडायरेक्टेड हमारे पास है 2e। ठीक है, उसके नेक्स्ट हमारे पास है विच ग्राफ ट्रेवर्सल यूजेस अ क्यूरी, तो ये हमारे पास है BFS। ये ग्राफ हमारे पास ट्रेवर्सल यूजेस क्यूरी। विच ग्राफ इज ट्रेवर्सल यूजेस अ स्टैक, तो ये हमारे पास है DFS, जो ट्रेवर्स करता है यूज करता है स्टैक। ठीक है, BFS विजिट वर्टेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। For an adjacency list representation BFS और DFS taken overall, तो ये हमारे पास बनता है overall, मतलब कि O इसका सारा बन गया vertex plus edges। For an adjacency matrix BFS और DFS take, तो ये हमारे पास होता है OB का स्क्वायर। If in DFS टाइम स्टेप्स DU रिप्रेजेंट बाय डिस्कवरी टाइम, जिसमें हम क्या करते हैं डिस्कवरी टाइम करते हैं। DFS टाइम स्टेप्स FU हमारे पास होता है फिनिश टाइम, FU हम कहते हैं फिनिश टाइम को। उसका नेक्स्ट चलते हैं। A back edge in a direct graph point vertex that can intersect. A direct graph consists a cycle if and only of its DFS forest contain a back edge। एक डायरेक्ट पाथ जो कंसिस्ट करता है एक साइकिल को, तो वो हमारे पास बैक से बैक जो एज बनता जाएगा उसको कहते हैं। टोपोलॉजिकल शॉर्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन आ, तो ये हमारे पास बैक टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं बैक मतलब कि टोपोलॉजी शॉर्ट सिर्फ बैक डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ, यानी कि डायरेक्ट ग्राफ के लिए साइकिल में
नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यूजिंग DFS वर्टिक्स आर आउटपुट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फिनिश टाइम, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फिनिश टाइम। Running time of topology short is O overall vertex plus edges. The graph is shortly connected is, अगर एक ग्राफ शॉर्टली कनेक्ट हो तो उसको हम कहते हैं एवरी पेयर ऑफ वर्टिक्स कैन बी रीच ईच अदर। हर पेयर वर्टिक्स क्या करता है, रीच पहुंचता है दूसरे के पास और उसको मिला देता है एक शॉर्ट ग्राफ की तरह। इन अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स एल्गोरिथम ऑल एजेस ऑफ अ जी आर, तो रिवर्स ऑफ फ्रॉम जी। अ मिनिमम स्पेनिंग ट्री ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो इसमें हमारे पास होता है V-1 एजेस, ठीक है। एक जो दरख्त होता है वो कंटेनिंग वर्टेक्स हमेशा V-1 एज कहलाता है। क्रूस्कल एल्गोरिथम कंसीडर एजेस इन, तो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग वेट ऑर्डर। What which data structure help Kruskal direct whether adding an edges creates a cycle, तो ये हमारे पास होता है यूनियन फाइंड। हमारे पास अब इस चैप्टर के शॉर्ट है। What is difference between DFS और BFS और DFS? BFS और DFS आर ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। जो BFS होता है वो एक्सप्लोर करता है ग्राफ लेवल बाय लेवल, और जो DFS होता है वो करता है ग्राफ को डीपली पॉसिबल बिफोर ब्लॉक चेनिंग बैक ट्रैकिंग। मतलब कि वो DFS को एक्सप्लोर करता है एज डीपली एज पॉसिबल और बिफोर चेक करता है उसकी बैक ट्रैकिंग। और व्हाट इज DFS टाइम स्टैम्प्स, तो दौरान DFS 2 टाइम स्टेप आर एसोसिएशन विद एवरी वर्टेक्स, जैसे डिस्कवरी टाइम, मतलब हम स्टार्ट टाइम कह सकते हैं, और फिनिश टाइम, 2 टाइम होते हैं, ठीक है। वर्टेक्स 2 और फिनिश टाइम 5। उसका टोपोलॉजी शॉर्ट ऑफ अ DAG is a linear ordering of its vertex such as every directed edge U और V appears before V। उसके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। मिनिमम स्पेनिंग ट्री हमारे पास क्या होता है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री MST फुल फॉर्म है, इज अ स्पेनिंग ऑफ ट्री इज कनेक्टेड और अनडायरेक्टेड वेट ग्राफ हैविंग मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल suppose a network has several possible cables connected all cities but not create a circle। सिटी के साथ कनेक्टेड होता है बट सर्कल नहीं होता है, मिनिमम टोटल कॉस्ट, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिस्क्रा एंड बेलामेंट-फोर्ड। फीचर देख लें, टाइप जो होती है ना, वो जो डिजिस्क्रा होती है वो ग्रीडी होती है और बेलामेंट-फोर्ड की रिपीट रिलेक्शन होती है। और नेगेटिव एज, फीचर नेगेटिव एज जो, तो डिजिस्क्रा नॉट अलाउड होता है और ये बेलामेंट-फोर्ड अलाउड होता है। इसी तरह अगर नेगेटिव साइकिल हो तो ये नॉट अलाउड होता है और ये नॉट अलाउड शॉर्ट पाथ पे होता है। टाइम की बात करें तो ये फास्टर होता है और ये लोअर होता है उसकी निस्बत। लॉन्ग क्वेश्चन मिनिमम स्पिनिंग ट्री एंड क्वेश्चन प्रीमियम एल्गोरिथम। मिनिमम स्पिनिंग ट्री इज अ स्पिनिंग ट्री कनेक्टेड undirected weight graph that minimum possible that weight. A tree contain vertex V-1, a spinning tree connects all the vertex without formed cycle. The handles is presented by Kruskal algorithm और Prima algorithm. Kruskal algorithm हमारे पास क्या होता है, Kruskal algorithm is a process edges increase order of weight, मतलब स्टार्ट में empty A होगा, फिर क्रिएट करेगा एक सेपरेट वर्टेक्स, फिर शॉर्ट एजेस अकॉर्डिंग टू इंक्रीज वेट, और फिर कंसीडर करेगा लाइट एज, और इफ एडेड द एज डज नॉट क्रिएट अ साइकिल एड इन ए, इफ अ क्रिएट साइकिल स्किप इट कंटेनिंग MST ट्री, ठीक है। AB1 है, फिर BC2 है, फिर AC3 है, फिर CD4 है और BD5 है। AB BC AC CD BD 1 2 3 4 5। अब ये सेव है
ये भी सेफ है, ये क्रिएट करेगा एक साइकिल जो ए बी सी और स्किप, ठीक है। तो इस तरह अगर हम MST एक बनाए तो ए बी बी सी सी डी, तो 1 + 2 + 4 = 7 बनता है, ठीक है। प्रीम एलोगरिथम में हमने पहले सिलेक्ट रूट करना वर्टेक्स, फिर हमने उसको पुट करना करंट ट्री में, और फिर हमने उसके ऑल एजेस क्रॉस बनाने, और फिर हमने उसका हाईएस्ट, और फिर सेलेक्ट लाइटेस्ट सच एज, और फिर हमने ऐड करना न्यू वर्टेक्स और ऐड करना ट्री को, रिपीट करना अंटिल एवरी वर्टेक्स इंक्लूड। क्वेश्चन वर्सेस ट्री, इसमें शॉर्ट एजेस होती हैं, ये ग्रो करता है एक ट्री को, ये स्टार्ट करता है एक फॉरेस्ट से, ये स्टार्ट करता है एक रूट से, एक टहनी से, ये वो जंगल से, ये ऐड करता है लाइट सेफ एज, और ये ऐड करता है लाइट्स एज क्रॉसिंग कट, ये करता है यूजिंग यूनियन फाइंड, ये करता है पेरिटरी क्यूरी, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट इसी का लॉन्ग क्वेश्चन 2 है, एल्गोरिथम डिजक्स्ट्रा, बेलामैन-फोर्ड और फ्लोइड वर्शल। तो जैसे कि आपको पता है शॉर्ट पाथवे प्रॉब्लम V0 V1 और सो ऑन चला जाए Vk तक। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ को एक सोर्स से अदर वर्टेक्स तक, ठीक है। DV DS स्टार्ट और DV इनफिनाइट, DU + VW VU DV। Bellman-Ford is solve single source short problem. B unlike Dijkstra is allow negative edge. Every edge is repeatedly V1 algorithm, ये इसका फार्मूला आ गया। अब हम बात करते हैं फ्लोइड वर्शल एलोग्रिथम की। फ्लोइड वर्शल solve all pairs shortest path problem. It compute shortest distance between every pairs of vertex, जिसमें मेन फार्मूला वो है DK_IJ मीन DK-1IJ, DK-1IK और K-1JK, ठीक है। ये हमने लिख लिया। फिर A से B तक 5, B से C तक 2, A से C तक 10। अब DAC पहले, फिर AB + BC, 5 + 2 ये हमारे पास हो गया 7, और 7 लेस देन होता है 10 के, तो ये हमारे पास DC जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्लियर हो गया। उसका नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, कम्प्लेक्सिटी थ्योरी। व्हाट इज द डिसीजन प्रॉब्लम? डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है? सिर्फ 2 किस्म की होती है, या हमने बोलना येस या फिर हमने बोलना नो, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ MST डिसीजन प्रॉब्लम? MST डिसीजन प्रॉब्लम हमारे पास है, डज द ग्राफ हैव स्पिनिंग ट्री वेट मस्ट ऑफ k। नेक्स्ट है, अ पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम जनरली रन इन, तो ये हमारे पास करता है ONK वेयर इज द k इज अ कांस्टेंट। ये पिछले लेक्चर के रिपीट हो रहे हैं। ये क्लास P, हाँ क्लास P। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग शॉर्ट, आपके कुछ चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास 4 किस्म की क्लास होती है, शॉर्ट में भी आ सकता है, याद कर लीजिए। क्लास P, क्लास NP, ये वाला क्लास NP, क्लास NP हार्ड और क्लास P NP कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि क्लास P कंटेन डिसीजन प्रॉब्लम दैट कैन बी, क्लास P जो करता है वो सोल्व करता है पॉलिनोमियल टाइम, तो ये हमारे पास इसमें आ गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लास NP कंसिस्ट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम। NP क्या करता है? NP हमारे पास बहुत ही हार्ड होता है, तो वेरीफाई इस पॉलिनोमियल टाइम, पहले वो पॉलिनोमियल टाइम को वेरीफाई करेगा, ठीक है। विच रिलेशनशिप इज नाउन हैज बिटवीन P और NP? P और NP के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? तो ये हमारे पास P, ये वाला। उसका नेक्स्ट हमारे पास है हैज P इज इक्वल टू NP हैज प्रूवन, तो ये हमारे पास होता है नो। The information that allow efficient verification of solution is a tree of certified. The information allow efficient verification of solution is called certified. ये important short में भी आ जाता है। Hamilton cycle is visit every vertex except one. What does the NP original stand for? NP stand करता है non determinist polynomial.
उसका नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन हमारे पास होता है टू ट्रांसलेट वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम। उसका नेक्स्ट है द नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, तो इनमें जो कौन सा रिडक्शन L1 b लेस देन इज इक्वल टू PL2। उसका नेक्स्ट हमारे पास है फॉर पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, ये वाला हमने जो अभी पढ़ा फंक्शन f मस्ट बी, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल, पॉलिनोमियल टाइम कंप्यूटेबल। उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट डिफाइन NP हार्ड, तो NP हार्ड हमारे पास होती है ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये होगी एवरी प्रॉब्लम NP इज पॉलिनोमियल रिडक्शन ऑफ L। फॉर द प्रॉब्लम ऑफ NP कंप्लीट इट मस्ट बी, तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट होगा वो इन NP एंड NP हार्ड। विच प्रॉब्लम इज प्रूव्ड NP कंप्लीट बाय स्टेफन कुक, तो ये हमारे पास होता है SAT कंप्लीट। SAT आस्क वेदर क्या होगा, अ बूलियन फार्मूला कैन बी मेड टू असाइन द वैल्यूज। अ लॉजिकल ऑपरेशन पॉलिनोमियल और का ऑपरेशन कौन सा होता है, वो होता है ये वाला, ये होता है एंड का, ठीक है, ये होता है इज इक्वल टू का। उसके बाद A3 CNF फार्मूला हैज ईच क्लियर कंटेनिंग एज एक्चुअली, तो ये हमारे पास 3 लीटर्स होता है। हमने बात करना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन P और NP। P क्या होता है, P हमारे पास होता है जो क्लास DN प्रॉब्लम सोल्व करता है पॉलिनोमियल टाइम, और NP क्या होता है, वो हमारे पास जो प्रॉब्लम उनको सोल्व करता है व्हेन पर्पस सोल्यूशन बी वेरीफाइड पॉलिनोमियल टाइम, पहले वेरीफाई करेगा पॉलिनोमियल टाइम को फिर ही सोल्व करेगा। और व्हाट इज सर्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, सर्टिफाइड इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अलाउ वेरीफाई पर्पस सोल्यूशन, पहले वेरीफाई करेगा पर्पस सोल्यूशन प्रॉब्लम करेक्ट इज पॉलिनोमियल टाइम इज कॉल्ड सर्टिफाइड, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलिनोमियल टाइम रिडक्शन, a decision problem L1 polynomial time reduction L2 written as L1 p less than is equal to PL2, ये हमारे पास इसमें करेक्ट होगा। उसके 4 है व्हाट इज NP कंप्लीट, तो डिसीजन कंप्लीट ये हमारे पास कंप्लीट है LP L E NP L इज NP हार्ड, मतलब कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम बहुत easy to verify polynomial time at least hard as every problem is NP through polynomial time reduction। उसका नेक्स्ट 5 है व्हाट इज Boolean satisfaction problem SAT। SAT asks whether there exists an assign of true and false 1 10, मतलब इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशन होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या वैल्यूज 1 से 1 होगी या 0 होगी, या हमने कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करनी या रिजेक्ट करनी, ये चीज़ें होगी। अब Boolean फार्मूला कैन बी नॉट और एंड। उसका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया P NP NP हार्ड और P कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको हैंड आउट से करवाता हूँ। कम्प्लेक्सिटी क्लासेस, क्लास P वो जिसमें हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, NP जिसमें हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, इसमें हमें गारंटी नहीं होगी हम जल्दी से जल्दी सोल्व करें, और ये थोड़ा सा इजी करेगा, इजी वर्क करेगा। NP ये प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल सोल्व हो, और NP कंप्लीट ये सारा कुछ दे के हमें प्रॉब्लम सोल्व करवा देगा सेकंड्स में, ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है जस्ट बस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 है स्टैक कुक थ्योरम रिडक्शन फ्रॉम 3 स्टैक और इंडिपेंडेंट। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन प्रॉब्लम या तो 0 है या 1 है, ट्रू है या फॉल्स है, या एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, नॉट और एंड। सेट एग्जांपल हम इस तरह इसकी बना सकते हैं। कुक्स थ्योरम मतलब स्टैक NP कंप्लीट, CFSN और CS वेरिएबल x या इट्स नेविगेशन x, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेट प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट या तो हमारे पास वर्टेक्स होगी या एजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।